नमस्कार दोस्तों वैसे तो पूरे भारत में इस समय हीट वेव का सिचुएशन देखने को मिल रहा है, लेकिन स्पेशली नॉर्थ इंडिया में अगर आप देखेंगे तो ये काफी ज्यादा खतरनाक होता जा रहा है। आप देख सकते हो खबर, इंडिया बेक्स एट 47.6 डिग्री सेल्सियस। तो आज इस वीडियो के अंदर हम डिटेल से चर्चा करेंगे हीट वेव के बारे में, क्या प्रॉब्लम है, क्यों ऐसा हो रहा है, भारत इतना वल्नरेबल क्यों, और स्पेशली नाइट टाइम को लेकर और ज्यादा कंसर्न बढ़ गया है। जनरली क्या होता था कि रात के समय थोड़ा सा यहां पर राहत मिलती थी, वो भी देखने को नहीं मिल रही। ये कैसे इंपैक्ट करेगा हमारे ऊपर, इकोनॉमी, वो सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले आप सबको बता दूं, आप में से जो भी लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, आप स्टडी आईक्यू के साथ जुड़ सकते हैं, जिसमें प्रीलिम से लेकर इंटरव्यू तक की पूरी तैयारी कराई जाती है। चाहे वो 2027 का बैच हो या फिर 2028, इसमें आपको 1-to-1 मेंटरशिप प्लस 18 बुक्स का पूरा सेट सब कुछ मिलेगा। कोई डाउट है, प्रॉब्लम है, ये फोन नंबर पर कॉल कर लीजिए एंड यूज करिए कोड अंकित लाइव मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि हो क्या रहा है। जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि भारत के बड़े हिस्से में जो टेम्परेचर है वो काफ़ी तेज़ी से ऊपर बढ़ा है। यहाँ पर जनरली क्या होता है कि सीजन के समय जो भी नॉर्मल टेम्परेचर होता है, अगर मैं कहता हूँ कि मान लीजिए 38 डिग्री सेल्सियस या 40 डिग्री सेल्सियस, उससे कहीं ज़्यादा हमें देखने को मिल रहा है। आप देख सकते हो दिल्ली में 42, 44 डिग्री, इस तरह से यहाँ पर अहमदाबाद, नागपुर में 41, 43 डिग्री, जयपुर, लखनऊ में भी 40 के ऊपर है। और यहां पर चौंकाने वाला खबर आया उत्तर प्रदेश के बांदा से, लगातार दूसरे दिन 47 डिग्री सेल्सियस को भी ये क्रॉस कर गया। टेरिफाइंग 47.6 डिग्री सेल्सियस। अब पहला क्वेश्चन तो यही आता है कि हीट वेव का मतलब होता क्या है। देखो, हीट वेव सिंपली एक हॉट वेदर नहीं होता। साइंटिफिकली अगर आप देखोगे तो एक लंबे समय तक जब यहां पर टेम्परेचर हाई रहता है, मतलब जो नॉर्मल क्लाइमेट होना चाहिए, जो नॉर्मल टेम्परेचर होना चाहिए उस रीजन का, उससे ज़्यादा जब टेम्परेचर बना रहता है लंबे समय तक, हम उसको आम चाल की भाषा में हीट वेव कहते हैं। अब भारत में आप देखोगे जो इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है, उन्होंने कुछ कंडीशन स्पेसिफाई किए हैं। जैसे कि मान लीजिए अगर हम प्लेन एरियाज की बात करें तो यहाँ पर 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर होना चाहिए लंबे समय तक। अगर हम कोस्टल एरियाज की बात करें तो 37 डिग्री सेल्सियस से ऊपर होना चाहिए। हिली एरियाज में 30 डिग्री सेल्सियस से ऊपर होना चाहिए। और सीवियर हीट वेव में अगर आप देखोगे तो टेम्परेचर इन थ्रेशोल्ड से कहीं ज्यादा ऊपर चला जाता है जब हम सीवियर की बात करते हैं। लेकिन क्या है ना, मॉडर्न हीट वेव को और भी कई पैरामीटर्स पर जज किया जाता है, सिर्फ टेम्परेचर पर नहीं। यहां पर ड्यूरेशन, ह्यूमिडिटी कितनी है, नाइट टाइम टेम्परेचर कितना है, ह्यूमन सर्वाइबिलिटी कितनी है, वेट बल्ब टेम्परेचर, अर्बन हीट रिटेंशन, ये सारी चीजों पर जज किया जाता है। अब क्वेश्चन ये आता है कि हीट वेव इस बार इतना डेंजरस क्यों लग रहा है। सबसे पहला और जो बड़ा कारण है, जो कि आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते, वो है वार्म नाइट्स विथ नो रिस्पाइट। हिस्टोरिकली क्या होता था कि जब भी दिन में ज़्यादा टेम्परेचर होता था तो शाम होते होते, रात होते होते आपको थोड़ी सी राहत मिलती थी, गर्म नहीं होता था, नाइट्स कूल हो जाते थे। ह्यूमन बॉडी जिससे क्या होता है कि हमें रिकवर करने का मौका मिल जाता है। लेकिन अब प्रॉब्लम ये हो रहा है कि दिन में तो गर्मी है ही है, वो तो एक्सट्रीम गर्मी है, लेकिन रात के समय में भी अब नॉर्मली वार्म आपको देखने को मिलेगा। मतलब इसका ये हुआ कि हमारी जो बॉडी यहाँ पर रिकवर कर पाती थी, उसको रिकवर करने का भी चांस नहीं मिलता है। और इसकी वजह से कॉन्टिन्यूसली अगर आप देखोगे तो हमारी बॉडी हीट से एक्सपोज रहती है, साइकोलॉजिकल स्ट्रेस रहता है, मोर्टालिटी रिस्क बढ़ जाता है, और इसी को साइंटिस्ट कहते हैं क्यूमुलेटिव हीट स्ट्रेस। अच्छा, यहाँ पर एक और चीज़ समझिए। नॉर्मली अगर आप देखोगे तो लोगों के मन में होता है कि यार अब तो रात हो गई, उतना डेंजर नहीं है। लेकिन नाइट टाइम का जो हीट है वो और ज़्यादा डेंजर हो जाता है। मैं आपको बताता हूँ कैसे। क्योंकि ह्यूमन सर्वाइव ही उसी तरीके से करते हैं, क्योंकि रात को यहाँ पर नॉर्मली जो है उनकी बॉडी रिकवर कर पाती है। रात में हमारा जो स्किन टेम्परेचर है वो गिर जाता है, स्वेटिंग जो है वो कम होती है, पसीना कम आता है, हार्ट जो रेट है वो स्टेबलाइज हो जाता है। लेकिन अगर सोच के देखो, नाइट टाइम में भी टेम्परेचर नॉर्मल से ज़्यादा होगा तो एक तो हमें सोने में दिक्कत आएगी, स्लीप अच्छे से नहीं होगा, बॉडी जो है वो डिहाइड्रेटेड रहेगी हर समय, इंटरनल कूलिंग मैकेनिज्म फेल हो जाएगा, ऑर्गन के ऊपर स्ट्रेस बढ़ेगा। तो रिसर्चर्स का ऐसा मानना है कि जब भी नाइट टाइम में भी टेम्परेचर ज़्यादा रहता है तो इससे हार्ट अटैक का खतरा बढ़ जाता है, हार्ट स्ट्रोक हो गया, किडनी डैमेज, एल्डरली डेथ, ये सब चांसेस बढ़ जाते हैं। और भारत में स्पेशली अगर आप देखोगे जो गरीब व्यक्ति है, वर्किंग क्लास पॉपुलेशन है, जो अपने आप को सेव नहीं कर सकता है, एसी तो छोड़िए, कूलर भी उनके पास नहीं है, तो उस केस में यहाँ पर और ज़्यादा उनके ऊपर इंपैक्ट करता है, मोर्टालिटी रेट उनकी और ज़्यादा यहाँ पर बढ़ जाती है। अच्छा, क्वेश्चन ये आता है कि फिर ये हो क्यों रहा है।
प्रॉब्लम क्या है भारत के अंदर? इमीडिएट जो अगर आप कॉज देखोगे, इसमें बताया जा रहा है लैक ऑफ वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस। देखो, वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस आप सब जानते होंगे कि भारत के वेस्टर्न साइड से, स्पेशली मेडिटेरेनियन से, ईरान से, अफगानिस्तान, पाकिस्तान होते हुए यहाँ पर कुछ जो मतलब कि जो हवाएं हैं, जो स्ट्रॉन्ग वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस हैं, जो हवाएं हैं वो आती हैं, बादल वगैरह बनते हैं, थंडर स्टॉर्म हो गया, तो ये सब की वजह से थोड़ा सा रिलीफ मिल जाता है, क्योंकि उत्तर भारत में इससे थोड़ी बारिश वगैरह हो जाती है। तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस अभी उतना देखने को नहीं मिल रहा, ऑल्दो यहाँ पर अभी चर्चा तो चल रही है कि अफगानिस्तान, पाकिस्तान में काफ़ी सारे बादल वगैरह देखे गए हैं सैटेलाइट वगैरह के थ्रू, हो सकता है उससे कुछ रिस्पाइट मिल जाए, लेकिन अब उसमें श्योरिटी नहीं कह सकते। नॉर्मली क्या होता है कि हमें प्री मानसून सिस्टम भी देखने को मिलता है। मतलब ये मानसून स्टार्ट नहीं हुआ, लेकिन उसके पहले जो थोड़ी बहुत बारिश होती है, डस्ट स्टॉर्म आता है, थंडर स्टॉर्म, टेम्परेचर थोड़ा सा इससे डाउन हो जाता है। तो इस साल तो यहाँ पर हुआ क्या है कि स्टेबल हाई प्रेशर कंडीशन डोमिनेट कर गया है, जिसकी वजह से एयर परसिस्ट कर जाता है। मैं आपको बताता हूँ कैसे। बेसिकली हाई प्रेशर सिस्टम ज़्यादा खतरनाक होता है। आप सबने, आई डोंट नो आप में से कितने लोगों ने ज्योग्राफी में इसको डिटेल से पढ़ा होगा, बट लो प्रेशर सिस्टम और हाई प्रेशर सिस्टम, लो प्रेशर सिस्टम में क्या होता है कि यहाँ से जो हवा है वो ऊपर की तरफ जा रही होती है, ठीक है, ऊपर की तरफ जा रही होती है, यहाँ पर साइक्लोन वगैरह क्रिएट होता है। वहीं दूसरी तरफ अगर हम बात करें हाई प्रेशर सिस्टम में, तो हवा नीचे की तरफ आ रही होती है। अब इसमें प्रॉब्लम क्या होता है कि जब हवा नीचे की तरफ आ रही है, ये एटमॉस्फेरिक लिड की तरह काम करता है। एयर जो है वो नीचे की तरफ सिंक करती है, और इसकी वजह से जो एयर है वो कंप्रेस होती है और वार्म होती है। क्लाउड्स यहाँ पर नहीं बन पाते। अगर लो प्रेशर सिस्टम क्रिएट हो जाता हमारे यहाँ, तो यहाँ पर मॉइस्ट एयर वगैरह ऊपर की तरफ जाती, तो एक प्रकार से क्लाउड बनने के चांसेस होते हैं। लेकिन हाई प्रेशर सिस्टम में क्लाउड बन नहीं पाता है, रेनफॉल यहाँ पर कम हो जाता है, और इसकी वजह से सोलर रेडिएशन भी, क्योंकि बादल वगैरह नहीं है, तो इससे क्या होगा, अगेन सोलर रेडिएशन डायरेक्टली पृथ्वी पर पड़ेगा, तो इसकी वजह से और ज़्यादा हमारी जो पृथ्वी है वो गर्म होगी। तो दैट इज़ वाई यहाँ पर हीटिंग लगातार बनी रहती है हाई प्रेशर सिस्टम के दौरान। स्काई क्लियर रहते हैं, मल्टी डे हीट एक्यूमुलेट होता रहता है। लैंड सरफेस क्या है, लगातार एब्जॉर्ब करता रहता है, दिन भर की गर्मी एब्जॉर्ब करता है, और इसकी वजह से यहाँ पर आपको रिलीफ नहीं मिल पाता। फिर एक और जो बड़ा कारण यहाँ पर आजकल काफ़ी चर्चा में भी चल रहा है, वो है एल नीनो। इनफैक्ट आजकल तो ये भी बोला जा रहा है कि इस बार सुपर एल नीनो आने वाला है। लेकिन मैं आपको बता दूं, अभी एटलीस्ट अभी जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो एल नीनो वाला जो कंडीशन है वो इस समय न्यूट्रल है। अभी एल नीनो तो फॉर्म नहीं हुआ है। जस्ट इमेजिन करके देखो, इसके साथ साथ एल नीनो भी अगर इंपैक्ट कर दे तो कितना खतरनाक हो जाएगा। देखो, एल नीनो के नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है कि यहाँ पर जो ट्रेड विंड है हमारा, वो पैसिफिक ओशन में अगर आप देखोगे तो ईस्ट से वेस्ट की तरफ जा रहा होता है। और इसकी वजह से होता क्या है कि यहाँ पर जो इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया वाला पार्ट हो गया, वार्म वाटर कलेक्ट होते हैं, और दूसरी तरफ ये जो पेरू और जो साउथ अमेरिका वाला पार्ट है, यहाँ पर कोल्डर वाटर ऊपर की तरफ आते हैं, तो फिशिंग वगैरह अच्छा हो जाता है। तो ये नॉर्मल कंडीशन होता है। इसकी वजह से भारत में भी जो मॉनसून विंड वगैरह वो थोड़ा सा अच्छे से आती है, वो पूरा मैकेनिज्म इसी तरह से वर्क करता है। लेकिन एल नीनो के समय ये जस्ट उल्टा हो जाता है। यहाँ पर वार्मर वाटर के बजाय मतलब थोड़ा सा कोल्डर वाटर आपको देखने को मिलेगा, और इधर कोल्डर वाटर की बजाय थोड़ा सा वार्म हो जाएगा, तो पूरा सिस्टम बिगड़ जाता है, जिसकी वजह से मॉनसून वगैरह भी नहीं आ पाता। तो इमेजिन करो ये एल नीनो अब डेवलप हो जाए, ऑल्दो साइंटिस्ट का कहना है कि डेवलप होगा और काफ़ी खतरनाक भी हो सकता है, तो इसकी वजह से यहाँ पर और ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होगी। मार्केट्स और जो मेट्रोलॉजिस्ट हैं वो ऑलरेडी कंसर्न है, एंटिसिपेट कर रहे हैं कि जो मॉनसून कंडीशन है वो हो सकता है इस बार ख़राब हो जाए। लेट्स सी उसमें क्या होता है। लेकिन एक चीज़ समझिए, अगर रेनफॉल कम होगी तो ये दो तरीके से प्रॉब्लम क्रिएट करता है। एक तो है डायरेक्ट कूलिंग, मतलब रेनफॉल जो है वो दो तरीके से हमारे लैंड को कूल करता है। जैसे मान लो अगर रेन होगा तो उसके पहले बादल फॉर्म होंगे, बादल फॉर्म होंगे तो जो सूरज से हीट आ रही है, सोलर रेडिएशन जो होता है वो रिफ्लेक्ट कर जाता है, तो वो डायरेक्टली पृथ्वी पर नहीं आ पाता, तो इससे हमारी पृथ्वी थोड़ी सी कूल रहती है। दूसरा एक होता है इवेपोरेटिव कूलिंग, मतलब जो वेट सॉइल है वो यहाँ पर मॉइस्चर जो है वो रिलीज करते हैं। अगर बारिश हुआ, मिट्टी गीली हो गई, तो एयर में मॉइस्चर जो है वो रिलीज़ होता है, जिसकी वजह से अगेन हमारा जो आसपास का एटमॉस्फेयर है थोड़ा सा कूल डाउन हो जाता है, तो इससे थोड़ी सी रिलीफ मिलती है। लेकिन रेनफॉल ही नहीं होगा तो ये सब कुछ नहीं हो पाएगा। फिर जो एक प्रॉब्लम है हीट वेव जो हम चर्चा कर रहे हैं, इनफैक्ट ये काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम आज के डेट में कह सकते हो, अर्बनाइजेशन, अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट। बेसिकली क्या है ना, जो शहर हैं वो और ज़्यादा हॉट मिलेंगे। जैसे मान लो
यहाँ पर शहर है एक बड़ा सा मेट्रोपॉलिटन, और इसके आसपास का ये रीजन है, गांव का एरिया है। तो गांव के एरिया की साइड में यहाँ पर थोड़ा सा कूलर रहेगा, और जो बीच का शहर का पूरा एरिया है वो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाएगा, क्योंकि कंक्रीट की दीवारें बनी हुई हैं, बिल्डिंग्स बनी हैं, एसफाल्ट जो होता है उसमें सोलर एनर्जी और ज़्यादा स्टोर होता है, ग्लास रिफ्लेक्ट करता है और हीट को ट्रैप करता है। बिल्डिंग्स जो हैं वो, जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं वो विंड को ब्लॉक कर देती हैं, तो हवा भी नहीं चल पाती उतनी। ट्रीज जो हैं वो रिमूव किए जाते हैं बिल्डिंग्स बनाने के लिए। एसी यूनिट, बहुत सारा एसी यूनिट चल रहा है, उससे भी गर्मी रिलीज हो रही है। तो आप समझ रहे हो, अर्बन टेम्परेचर और ज़्यादा, मतलब आसपास के एरिया के मुकाबले अर्बन एरियाज में टेम्परेचर कई डिग्री सेल्सियस और ऊपर रहता है। अच्छा, अर्बन हीट नाइट में और वर्स्ट क्यों हो जाती है, इसका भी कारण समझिए। क्योंकि अर्बन एरियाज में कंक्रीट, एसफाल्ट, सीमेंट, स्टील, ये क्या करते हैं, हाई थर्मल मास की तरह होते हैं, कूलिंग रेट्स इनका कम होता है। तो दिन के समय तो ये हीट को एब्जॉर्ब करते हैं बिल्डिंगें वगैरह, और रात के समय धीरे धीरे हीट को रिलीज करते हैं। अब रात को रिलीज करेंगे मतलब आसपास का भी एटमॉस्फेयर और गर्म हो जाएगा। तो ये प्रॉब्लम होता है कि सिटीज़ में सूरज ढलने के बावजूद भी यहाँ पर आपको ज़्यादा गर्मी महसूस होती है। दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, अहमदाबाद, ये जितने भी एरियाज अगर आप देखोगे। अच्छा, यहाँ पर अब क्वेश्चन ये आता है कि भारत इतना वल्नरेबल क्यों है, क्योंकि दुनिया में और भी कई कंट्रीज़ हैं, देश हैं, शहर हैं जहाँ पर और वल्नरेबिलिटी है, लेकिन भारत क्यों वल्नरेबल है? एक तो हमारी ज्योग्राफी, ट्रॉपिकल रीजन में आता है, सब ट्रॉपिकल लैंड मास है, और यहाँ पर पॉपुलेशन डेंसिटी भी ज़्यादा है। इसके अलावा यहाँ पर जो आउटडोर लेबर है वो डिपेंड करती है, क्योंकि कंस्ट्रक्शन, फार्मिंग, ट्रांसपोर्ट, इसमें लेबर्स की ज़रूरत पड़ती है। पॉवर्टी की वजह से लोगों के पास सुविधा उतनी नहीं होती। इसके अलावा वाटर स्ट्रेस भी लगातार बढ़ता रहता है। इनफैक्ट मुझे याद है 2022 में ये आर्टिकल आया था, आप देख सकते हो, और इसके ऊपर हमने वीडियो भी बनाया था जहाँ तक मुझे ध्यान है, 3-4 साल पहले। तो वर्ल्ड बैंक ने बहुत बड़ी चेतावनी दी थी और कहा था कि इंडिया टू सून सफर हीट वेव्स दैट ब्रेक ह्यूमन सर्वाइवेबिलिटी लिमिट। सोच के देखिए, हमारी जो लिमिट होती है सर्वाइव करने की, उसको भी वो ब्रेक कर देगा जो हीट वेव है। और इसमें तो इनफैक्ट ये भी कहा गया था 2030 तक जो है करीब 3 करोड़ नौकरियां इंपैक्ट होंगी हीट वेव की वजह से। लोग बाहर वगैरह काम नहीं कर पाएंगे ना उतना, सो दैट इज द मेन प्रॉब्लम। अच्छा, लॉन्ग टर्म सोल्यूशन क्या है इसका? अर्बन प्लानिंग, ज़्यादा पेड़ लगाना है, अर्बन फॉरेस्ट, कूल रूफ, ये सब चीज़ें ऑब्वियस सी बात है, आप जानते होंगे। एनर्जी पर हम थोड़ा सा कंट्रोल रखना है, एफिशिएंट एनर्जी लानी है, रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ जाना है। पब्लिक हेल्थ हो गया, हेल्थ अलर्ट पहले सरकार को जारी करना चाहिए। हीट इंश्योरेंस आजकल आने लग गया है, वो सब पर अगर हम कर सकें। क्लाइमेट पॉलिसी लानी चाहिए, ग्रीन हाउस गैस एमिशन जो हो गया, तो ये सब चीज़ें कम हो तब तो चीज़ें कुछ बदल पाएँ। लेकिन अगेन इतनी चीज़ें आसान है नहीं। बट आई होप कि ये जो अचानक से मई में इतनी गर्मी पड़ी है, इसके पीछे का कारण सब कुछ आपको समझ में आ गया होगा। और जाने से पहले एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या आप बता सकते हो इनमें से कौन से गैस सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं ग्लोबल वार्मिंग में? ये 4 गैस के नाम लिखे हुए हैं, और इसका जो राइट आंसर है आप सब जानते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहाँ पर अगर आप नहीं, कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। और दोस्तों, जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, 2027-28 कोई भी साल की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, आप एक काम कर सकते हैं, ये फ़ोन नंबर दिया, आप इस पर कॉल करिए। इसमें आपको जो भी डाउट हो कि इसमें 1-to-1 मेंटरशिप कैसे मिलेगी, कब मिलेगी, यहाँ पर बुक्स का पूरा जो सेट है 18 बुक्स का, वो आपके घर पर कब डिलीवर होगा, प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू, इसका पूरा स्केड्यूल क्या है, वो सारी जानकारी आपको ये फ़ोन नंबर पर दे दी जाएगी। एंड यूज करिएगा ये कोड अंकित लाइव मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए। यूपीएससी स्टार्ट करने वाले हो तो एक अनकंफर्टेबल ट्रुथ सुन लो। मोस्ट एस्पिरेंट्स यूपीएससी में फेल पढ़ाई की कमी से नहीं होते, वो फेल होते हैं क्योंकि उनकी प्रिपरेशन का कोई सिस्टम नहीं होता। शुरुआत सबकी सेम होती है, एक नोटबुक, कुछ YouTube लेक्चर्स, कुछ PDFs और ना फॉलो होने वाला टाइम टेबल। फिर आती है वो लाइन, इस बार तो आए AS क्लियर है, लेकिन कुछ हफ्तों बाद सब कंफ्यूज हो जाता है, क्या पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, रिवीजन कब करना है, और क्या मैं सही डायरेक्शन में जा भी रहा हूँ। लेक्चर्स होते हैं लेकिन क्लैरिटी नहीं, नोट्स बनते हैं लेकिन प्रोग्रेस नहीं, और यही असली प्रॉब्लम है। यूपीएससी में सिर्फ मेहनत काफी नहीं होती, सिस्टम चाहिए, स्ट्रक्चर चाहिए, और उसी के साथ स्टडी IQ IAS लेकर आ रहा है द स्मार्ट रेवोल्यूशन। नो मोर रैंडम प्रेप, नो मोर स्कैटर्ड लेक्चर्स, बस क्लैरिटी, मेंटोरशिप, रिवीजन, टेस्ट्स और फाउंडेशन से फाइनल सिलेक्शन तक एक क्लियर पाथ। अब यूपीएससी प्रिपरेशन रैंडम नहीं होगी, अब यूपीएससी प्रिपरेशन स्मार्ट होगी। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।